अरे बच्चों, आज हम पूर्व रूप संधि के विषय में सीखते हैं। पूर्व रूप संधि के लिए संस्कृत में सूत्र आता है एंगः पदांतादति। एंगः पदांतादति का क्या तात्पर्य है? पदांतात, पदांत। एंगः का मतलब ए और ओ। पदांत ए और ओ से परे, अति, अति का मतलब है ए। पदांत ए और ओ से परे यदि ए वर्ण आ जाए तो इस ए को पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब ये ए इसके अंदर मिल जाता है, ए और ओ के रूप वाला ही हो जाता है। अगर पहले ए है तो ए में मिल जाएगा, ओ है तो ओ में मिल जाएगा। लेकिन ये ए अपने स्थान पर अपनी छाया रूप अवग्रह को छोड़ जाता है। इसको हम अवग्रह बोलते हैं, जो अंग्रेजी में एस अक्षर जैसा दिखता है। अब जैसे देखिए, उदाहरण देखते हैं हम। को जमा अपी, यहाँ पर क के अंत में ओ है और उसके बाद में ए है। तो यहाँ पर देखिए, ये ए इस ओ के अंदर मिल जाएगा, किंतु ए अपने स्थान पर अवग्रह छोड़ देगा। ये ए के स्थान पर अवग्रह आ जाएगा, तो ये बन जाएगा को जमा अपि कोपी। अगला दूसरा उदाहरण है एते जमा अपि। अब यहाँ पर देखिए, एते ए से इस तरफ ए है, यहाँ पर पूर्व में ए है पर ए है। ये ए इस पूर्व ए में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एते, ये अवग्रह इस ए के स्थान पर आ गया। एते पी, ए की थोड़ी छाया आती है, वही बोली जाती है। जैसे हरे जमा अव का मतलब होता है रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। हरे, ये ए पदांत ए है, इसके पर ए है, ये ए इस ए के अंदर मिल जाएगा और इस ए के स्थान पर अवग्रह आ जाएगा, हरेव। अगला उदाहरण देखिए, अरण्य जमा अगच्छत। अरण्य, यहाँ पर पदांत में, पद के अंत में ए है और उसके बाद ये ए है। ये ए इस पूर्व ए में मिल जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अरण्य अगच्छत। ये ए के स्थान पर अवग्रह आ गया। ऐसी अगला उदाहरण है वने जमा अत्र वनेत्र। को जमा अत्र, ये ए इस ओ के अंदर समाविष्ट हो जाएगा, ओ के रूप वाला हो जाएगा और इस ए के स्थान पर यहाँ पर अवग्रह आ जाएगा, को जमा अत्र कोत्र। प्यारे बच्चों, पूर्व रूप के बाद हम पर रूप संधि सीखते हैं। पर रूप के लिए संस्कृत में सूत्र आता है एंगी पर रूपम। एंग का तात्पर्य वही है जो मैंने पहले बताया था, ए और ओ। यानी कि इसको अगर हम हिंदी में सीखें तो ये नियम इस प्रकार है, अकारांत उपसर्ग से परे ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु यदि आ जाए, अकारांत उपसर्ग से परे ए या ओ से शुरू होने वाली धातु यदि आ जाए, तो इस ए को पर रूप हो जाता है। यानी कि ये ए इस ए और ओ में मिल जाता है। ये ए इस और ए और ओ में जब मिल जाएगा तो इसी के रूप वाला हो जाएगा, यानी कि ये ए लुप्त हो जाएगा, यहाँ पर ए और ओ बचेगा केवल। उदाहरण देखिए किस प्रकार से। जैसे ये प्र है, प्र के अंत में ए उपसर्ग है ये, ठीक है ना। और प्र के अंत में ए है, प्र उपसर्ग है, इसके अंत में ए है, तो यह अकारांत उपसर्ग हो गया। इसके बाद है एशिष्यति। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, इस प्र के पीछे जो ए है वो इस ए के अंदर मिल जाएगा, ये प्र यहाँ पे हलंत रह जाएगा। उसके बाद ये इस प्र में ए मिल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? प्रे। फिर पीछे है शिष्यति, यानी कि क्या बन गया? प्र जमा ए शिष्यति, प्रेशिष्यति। इसी प्रकार आगे दूसरा उदाहरण है अव जमा औषति। यहाँ पर अव देखिए, अकारांत उपसर्ग, ये अव के अंत में ए है, ये ए इस ओ में मिल जाएगा, यानी कि पर रूप हो जाएगा। और फिर ये ये वह जो है वो हलंत रह गया। अब इस ओ को इस वह में मिला देंगे, क्या बन जाएगा? अवोषति। क्या बन जाएगा? अवोषति। उसके बाद क्या है? अव जमा ए ही। यहाँ पर वह के अंत में जो ए है उसको पर रूप हो जाएगा, वो ए इस ए के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब फिर उसके बाद क्या होगा? ये ए जो है यहाँ पर ये वह हलंत रह गया, उसमें मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगा? अवेही। ठीक है ना, अव जमाए ही अवेही। अरे बच्चों, इसी को पर रूप कहते हैं, यानी कि पूर्व वाला वर्ण यदि पर वर्ण में मिल जाए, पर रूप हो जाए, उसको हम बोलते हैं पर रूप संधि। जैसे क्व जमा एव। यहाँ पर देखिए,
कुआ के अंत में क्या है, ए है, और वो ए क्या हो जाएगा, इस ए के अंदर मिल जाएगा, पर रूप हो जाएगा। फिर हम ये वह हलंत रह गया क्योंकि ए तो ए के अंदर जाके मिल गया। अब ए फिर इस वह में मिल जाएगा, हलंत वह में, तो क्या बन जाएगा, कुएव, कुएवेव, कुएवेव, ठीक है ना। तो कुआ जमा एव, कुएवेव, ठीक है। तो अब इसके पश्चात हम क्या करते हैं, प्रकृति भाव। प्रकृति, प्यारे बच्चों, अब हम प्रकृति भाव संधि सीखते हैं। प्रकृति भाव के लिए संस्कृत में सूत्र आता है, पलुत प्रगरीयसि नित्यम। इसका तात्पर्य क्या है, देखिए इसमें दो शब्द आए हैं, पलुत और प्रगरीय। इससे परे यदि कोई स्वर आ जाए, अची, अची का तात्पर्य यदि कोई स्वर आ जाए। पलुत स्वर आप जानते हैं, जिसके उच्चारण काल 3 मात्रा का होता है, यानी कि जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का टाइम लगता है, समय लगता है, वो पलुत स्वर कहलाते हैं। और प्रगरीय में अभी मैं बताऊंगा आपको। पलुत और प्रगरीय से परे यदि कोई स्वर आ जाए तो प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसे का तैसा रह जाना, कोई परिवर्तन ना होना। जैसे देखिए एक उदाहरण बताता हूं मैं, साधो जमा आगच्छ। यहां पर साधो में ओ पलुत है। पलुत को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ये 3 का अक्षर बना करके, यानी कि यहाँ पर ओ को 3 मात्रा काल तक बोला जाएगा। साधो जमा आगच्छ, यहाँ पर पलुत है ये ओ, इसके पश्चात आ स्वर आ गया, तो नियम यही कहता है कि पुलुत से परे यदि कोई दूसरा स्वर आता है, पुलुत स्वर से परे कोई दूसरा स्वर आता है तो प्रकृति भाव हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता, संधि नहीं होती। तो साधो जमा आगच्छ, साधो आगच्छ, ऐसे का तैसा ये रह गया, जैसा था वैसे ही, इसी को हम प्रकृति भाव कहते हैं। अब दूसरी बात है, परगरीय किसे कहते हैं। इसके लिए संस्कृत में नियम आता है एक, ई दू दे द्विवचनम प्रगरियम, यानी कि द्विवचन की ई, बड़ी ई, द्विवचन के ई, ऊ, ए, ये प्रगरीय होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, यहां पर देखिए ये है कवि जमा इमऊ। कवि में देखिए यहाँ पे बड़ी ई आई है, दीर्घ ई आई है, इसको कवि का हम शब्द रूप चलाएं, कवि ही कवि कावाय है, यानी कि ये जो शब्द है ये द्विवचन का शब्द है कवि, यानी कि ये ई जो आई दीर्घ ई, ये द्विवचन की ई है। एक वचन में भी ई होती है बड़ी, जैसे नारी में जो ई है वो एक वचन की है, वो प्रगरिया नहीं होगी। इसी प्रकार ये कवि में जो है ये ई जो है ये द्विवचन की ई है, अतः ये प्रगरिय है, क्योंकि ऊपर कहा गया ई दू दे द्विवचनम प्रगरियम, यानी कि द्विवचन के ई, उ, ए प्रगरिय होते हैं। यहाँ पर ये ई प्रगरिय है, इसके पश्चात ई स्वर आ गया, कवि जमा इमऊ, यानी कि प्रगरिय से परे दूसरा कोई स्वर आता है तो संधि नहीं होती, प्रकृति भाव होता है, इसलिए ये ऐसे का ऐसा रह गया, कवि इमऊ। जैसे देखिए लते जमा एते, यहाँ पर ए जो है ये लते के ऊपर जो ये तय के ऊपर जो ए है ये क्या है, द्विवचन की ए है। कैसे, जैसे हम रूप चलाते हैं लता, लते, लताहा, तो ये लते द्विवचन है, यानी कि ये जो ए आई ऊपर है ये द्विवचन की ए है। इसके पश्चात हम इसमें जोड़ते हैं एते, लते जमा एते, यानी कि ए के पश्चात ए दूसरा स्वर आ गया तो क्या होगा, ये प्रगरीय है, प्रगरीय से परे कोई दूसरा स्वर आ जाए तो प्रकृति भाव हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता। ये ऐसे कैसे रह गया, लते एते। देखिए प्यारे बच्चों, साधु जमा आगच्छत है, यहाँ पर देखिए साधु, ये यहाँ पर जो ऊ है वो द्विवचन का ऊ है। कैसे, जैसे हम साधु के रूप चलाएं, साधु, साधु साधव है, यानी कि ये साधु द्विवचन में होता है, तो ये ऊ कैसा द्विवचन का ऊ है। हम इसके साथ में अगर संधि करें आगच्छत है, ये भी द्विवचन है, साधु जमा आगच्छत है, तो ये द्विवचन का ऊ है, इससे परे आ स्वर आ गया तो परिवर्तन नहीं होगा, संधि नहीं होगी, तो ये प्रकृति भाव हो जाएगा, ये यों का यों रह जाएगा, साधु आगच्छत है। प्यारे बच्चों, प्रगरीय के 4 नियम हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि द्विवचन के ई, उ, ए प्रगरीय होते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन से प्रगरीय होते हैं, देखिए
अदस शब्द के अमु और अमी रूप प्रगर्य हैं। तो ये अमु प्रगर्य है। जैसे देखिए अमु और अमी, अमी जमा ईशाह, अमी यहाँ पर ये अमी आ गए, ये देखिए ऊपर प्रगर्य है, ये अमी जमा ईसा यानी कि अमी के पश्चात ये ईश्वर आया, तो ये प्रगर्य है, इसलिए यहाँ पर भी परिवर्तन नहीं होगा, प्रकृति भाव होगा अमी ईशाह। अमु जमा उपासते, ये अमु देखिए, अमु आदर्श शब्द का रूप है, ये प्रगर्य है, इसलिए यहाँ पर भी परिवर्तन नहीं होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा अमु जमा उपासते, अमु उपासते। इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों एक स्वर वाले अव्यय होते हैं, कई बार आप पाठ पढ़ते हैं तब भी आते हैं। एक स्वर वाले अव्यय ई उ इत्यादि प्रगर्य होते हैं। जैसे हमने ई जमा इंद्र है, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो प्रकृति भाव हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता, संधि नहीं होती, ई इंद्र है ऐसे रह जाएगा। इसी प्रकार ऊ जमा उपेंद्र है, तो प्रकृति भाव होगा, संधि नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा, उ उपेंद्र है। इसके पश्चात ओकारांत अव्यय है यदि कोई, तो भी प्रकृति भाव होता है, और संबोधन का ओ यदि कोई है तो भी प्रगर्य होता है, वो प्रकृति भाव होता है। जैसे ये ओकारांत अव्यय अहो जमा ईशाह, तो यहां पर अहो ओकारांत अव्यय, ये इसके पश्चात ईश्वर आया तो परिवर्तन नहीं होगा, प्रकृति भाव आ जाएगा अहो ईशाह। ये देखिए संभो, ये संबोधन का वो है। संबोधन में पिछला जो अक्षर हो, पिछला जो स्वर होता है वो प्लुत हो जाता है ना। तो यहां पर संभो जमा आया ही, यहां पर ये ओ जो है वो संबोधन का है ना, इसके साथ में आया ही, ये आ स्वर आ गया, तो हम इसके साथ में इसको जोड़ेंगे तो संधि नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा, प्रकृति भाव होगा, क्योंकि संबोधन का वो भी प्रगर्य होता है, ओकारांत अव्यय भी प्रगर्य होता है। संभो जमा आया ही, संभो आया ही। तो इस प्रकार ये आपकी प्रकृति भाव जो है ये संपन्न होता है, हमारी स्वर संधि संपन्न होती है। स्वर संधि के हम आपको पांच भेद जो मुख्य है वो पहले करवा चुके हैं, और 3 भेद आज हमने किए हैं, तो आप इनको अच्छे से सीख गए होंगे। धन्यवाद।